सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, जो आइन और कानून के मुताबिक एक वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, वैसे वैसे पीपल्स पार्टी और PMLN में दूरियां भी पैदा होती जा रही हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि मखलूत हुकूमत, जॉइंट गवर्नमेंट, PDM टाइप गवर्नमेंट या सोलो फ्लाइट या 2/3 अक्सरियत, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के साथ जुड़े हुए जो सबसे बड़े सवाल हैं वो ये सवाल है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, उस हवाले से बड़े फैसले अफवाज पाकिस्तान तो ले चुकी है। एक फोरम भी बन चुका है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो खुद इसको देख रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसको किक स्टार्ट करने के बाद जब भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, या कुछ लोगों के बकौल डिले भी हो सकते हैं, ये जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसको हुकूमत वक्त ही लेकर चलेगी। या ये फैसला होगा, या ये फैसला किया जाएगा, या ये फैसला करवाया जाएगा कि सब सर जोड़ के बैठे और मईशत को सियासत से अलग कर दिया जाए, ताकि सब अपनी अपनी सियासत तो करें लेकिन पाकिस्तान की मईशत चलती रहे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है नाजरीन कि वो वक्त जिसका सब लोग शायद इंतजार कर रहे थे, आज एक बहुत ही पुरवकार तकरीब में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में एक बहुत ही पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर काकर साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसके साथ दीगर लोग भी थे। सदर मुमलिकत ने उनसे हल्फ लिया। और आप ये जानते हैं कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि और यही सदर मुमलिक थे, उन्होंने एक रेफरेंस भिजवाया था, जिसके बाद PTI की गवर्नमेंट ये बार बार कहती रही, और स्पेशली जाने के बाद ये कहती रही कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये हम नहीं करना चाहते थे, हमने तो किसी के कहने पे किया। और जो ज़्यादातर इल्ज़ाम उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में लगाया वो ये कहा कि हमने तो इसे एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा के कहने पे किया, जो कि किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक और नदामत वाली बात है कि आप किसी के कहने पर तहकीक किए बात और अपने इंटरव्यूज में बरमला ये भी कहा कि रेफरेंस तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन आज जो एक बहुत नोटिसेबल बात थी वो ये थी कि जब जज साहब हल्फ उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी अहलिया को कहा कि वो उनके साथ आके खड़ी हों, और वो बहुत ही ग्रेसफुली आई, और जिस वक्त तक हल्फ की तकरीब चलती रही, जब वो हल्फ उठाते रहे तो वो साथ खड़ी रही। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एंड मैसेज है अक्लमंद के लिए, कहते हैं इशारा काफ़ी होता है ये, बिकॉज इस रेफरेंस में जब वो पेश होते रहे तो उनकी जो ये अहलियाँ हैं जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, और उनके बच्चों पर, दीगर लोगों पर भी, तो उस रेफरेंस में उनकी भी बहुत सारी पेशियाँ हुई। बट जिसको कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे वो देने वाला है, और जिसे अल्लाह ज़िल्लत दे वो देने वाला है। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आज आगाज़ करते हैं। बड़ी खबर भी है, बड़ा सेशन कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर एंड जो एक्ट प्रोसीजर एंड का प्रोसीजर बिल जो लगा हुआ है, वो उस पर सुनवाई होने वाली है, और उसमें ये सुन रहे हैं कि फुल कोर्ट जो है इसका फैसला करेगा। ये सुओ मोटो से रिलेटेड है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी वाज़े तौर पर कह दिया 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। उन्होंने तमाम कानूनी पेचीदगियों पर बातचीत कर ली है और वो वापसी के लिए तैयार हैं। अगर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो देन राइटिंग ऑन द वॉल सेज कि 21 अक्टूबर के बाद इलेक्शन की हलचल हो जाएगी, और इसी दौरान पीपल्स पार्टी को ऐसे लग रहा है कि उन्हें एक बार फिर दीवार से लगाया जा रहा है। बात शुरू करेंगे सेनेटर अफनान उल्ला साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, खुर्रम रोकड़ी साहब लीडर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और उसके साथ साथ नसरुल्लाह मलिक साहब
सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रसूला साहब आपको भी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर अफनान आपको भी, और खुरम रोकड़ी साहब आपको भी। सबसे पहले मैं खुरम रोकड़ी साहब आपकी तरफ गुफ्तगू लेके आऊँगी। तो कि इस पे बात तो बहुत हो चुकी है और अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो पानी पुलों से गुजर गया सो गुजर गया, और जैसे मैंने कहा जिसे अल्लाह इज्जत दे। आज का जो दिन है इस हल्फ बर्दारी की तकरीब को, इस सिंबॉलिकली अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा करने को, इन सब चीज़ों को आप मतलब आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए इस रेफरेंस से आपसे पूछ रही हूँ कि जाहिर सी बात है आपने 12 शोज़ में मेरे आके और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बता दिया, और अब तो आप एक नई पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये मामला तब हुए जब आप तहरीके इंसाफ का हिस्सा थे। तो क्या अंदर से सीनियर रहनुमाओं की कोई आवाज़ें उठी कि भाई ये काम नहीं करें, ये गलत काम है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपकी पार्टी ने, प्रीवियस पार्टी ने, आई एम रियली सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, 2 पाकिस्तान के इदारों को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। एक अफवाज पाकिस्तान के इदारे को और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के इदारे को। जस्मीन, एक तो ये बहुत अच्छा किया कि उनकी अहलिया सॉरी उनके साथ खड़ी थी, ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। और ख़वातीन को उनकी अहमियत देना, ये एक बहुत ही काइंड और बड़ा एक ऐसा जेस्चर है जिससे अच्छा महसूस हुआ लोगों को। मुझे तो एटलीस्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा, प्रिसाइसली जब जस्टिस फाइज़ा का इन्होंने रेफरेंस भिजवाया था, तो मुझे ऑनर हासिल है कि मैं उस वक्त भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर बोला और मैंने इसकी मज़म्मत की खुलेआम। जो आपने कहा ना कि क्या बाकी कोई बोल रहा था, नहीं, नॉट एट ऑल। ये एक नैरेटिव डेवलप करते थे, और जो नैरेटिव डेवलप करके ये लेके चलते थे, तमाम जो इनर सर्कल है वो और सोशल मीडिया इनका, ये तमाम उस नैरेटिव को लेके बड़े डिज़ाइन के साथ आगे लेके चलते थे, और मिलाइन करना, उस बंदे की पोजीशन को ख़राब करना, और एक पूरा साइंटिफिक तरीके के साथ उसकी पर्सनैलिटी को मस्ख करना। तो अगर ये आज कहे इनमें से कोई भी कि हमने ये नहीं किया था और फलाने के कहने पे किया था, तो ये फिर वही इनका मकाराना एक किरदार है जिसमें हमेशा ये अपने किए हुए बुरे अमल का किसी न किसी के ऊपर फेंक देंगे, इल्ज़ाम फेंक देंगे, और उसकी आड़ में ये छुप जाएंगे। तो इस तनाजुर में आज का दिन वाकई अहम है। और एक और वजह भी है कि जस्टिस काजी फाइज़ा साहब से तवक्कुआत बहुत अच्छी हैं। उनका जो करियर है, उनका जो बैकग्राउंड है, ये तवक्कुआत हैं कि इस्लाहात भी होंगी जुडिशल रिफॉर्म्स की सूरत में, मुख्तलिफ चीज़ों में, और ये तवक्को हम करते हैं कि ये इदारों को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम तरीन सीट है, और इंशाल्लाह हम इनके दौर को बेहतर पाएंगे। हमारी दुआ और हमारे नेक जज्बात इनके साथ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। इसी पर ओपनिंग कमेंट्स आपकी तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी इस पर ट्वीट किया, और ये तो हम जानते ही हैं कि जो प्रीवियस चीफ जस्टिस थे उनसे भी और उनसे पहले भी और जस्टिस खोसा से भी काफ़ी नवाज PMLN को काफ़ी शिकायत भी रहीं, और बार बार एक शख्स के हवाले से कहा गया कि ये लाडला है, इसको लाडले की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और इसको ये जो भी करता है या बोलता है या कहते हैं या हद भी क्रॉस करते हैं, तो जो आप लोगों के साथ होता है उसमें आपको इंसाफ दिखता नज़र नहीं आ रहा था। क्या आपको ऐसे लगता है कि एक नया बाप शुरू होने वाला है, स्पेशली कल जो फुल कोर्ट बन चुका है, सॉरी, जिसमें कि प्रोसीजर एक्ट बिल के हवाले से जो पार्लियामेंट ने पास किया था, और उसके ऊपर आप जानते हैं कि पिछली स्टे ऑर्डर हो गया था, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, वो तो एक लॉ बन गया है। तो जज साहब ने यह भी कहा था कि ही विल नॉट अपेयर इन एनी अदर जो उनके बाकी को जो वो होंगे जब तक कि इस बिल का फैसला नहीं हो जाता। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे उमर अता बदनियाल, और जो एक सिलसिला शुरू हुआ था साकिब निसार के बाद, एक डार्क एजेस थी हमारी अदलिया की, वो किसी हद तक कंक्लूड कर गई हैं ये बंदयाल साहब के साथ ही। और पिछले 5 साल के अंदर अगर आप देखें तो इन जजों ने, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार और ये बंदयाल ने, इन्होंने सियासी
सहूलतकारी जो है वो पीटीआई के लिए की। इन्होंने अपने ज़ाती मुफादात को प्रोटेक्ट किया, इन्होंने बहुत माल बनाया। आप इन लोगों की जायदादें जाके देखें, आप लोगों को आपके होश उड़ जाएंगे जो इनके पास पैसा है। और ये जो है ये बाकी पूरे पाकिस्तान को दर्द देते रहे, भाषण देते रहे करप्शन के ऊपर और अच्छाई और बुराई के ऊपर। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के साथ कि ऐसे लोग जो हैं वो अदलिया की इतनी अहम पोस्टों के ऊपर आके बैठ जाते हैं, उसके बाद वो मुल्क को तबाह बर्बाद करते रहते हैं और जो है वो निज़ाम जो है वो उनको चेक नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि काजी भाई दीसा साहब जो हैं वो ज़रूर जो ज़्यादतियाँ हुई हैं पिछले 5 साल में, हमारे साथ तो चले जो भी हुआ वो एक अलहदा बाब है, लेकिन जो कम से कम इस मुल्क के साथ जो इन्होंने सत्यानाश किया, अदलिया के वक़ार को तबाह बर्बाद किया, अदलिया की रैंकिंग सत्यानाश कर दी, जो है वो 63A जैसे फैसले दिए और मतलब कि ओपनली जो है वो हम ख्याल एक बेंच बना के इन्होंने वो सत्यानाश किया इस अदलिया का कि उसकी मतलब कि उमर अता बंदयाल की जो रिस्पेक्ट है वो वज़ीर आज़म हाउस के पियोन से भी कम है। ये हशर करके गए हैं एंड में इसका अदलिया का। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक डार्क एजेस थी जो ख़त्म हो गई हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और आगे उम्मीद हम करते हैं कि ये जो एक सहूलतकारी का सिलसिला था ये अब इख्तिताम हुआ है। अच्छा, नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। काफ़ी सख्त अल्फाज आपने इस्तेमाल किए सेनेटर अफनान फॉर्मर चीफ जस्टिस के लिए, लेकिन बहरहाल एज अ सेनेटर या एज अ पॉलिटिशियन ये आपकी ज़ाती राय है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ नसरुल्लाह मलिक साहब कि एक बहुत ही इस वक्त पोलराइज्ड सोसाइटी है और देखें इस सोसाइटी में ये नहीं भूलना चाहिए कि मेजॉरिटी पाकिस्तान में यूथ है और पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, क्या देख रही है और बहुत ज़्यादा अवेयर है। कुछ ज़्यादा अवेयर इस तरह है कि कुछ गलत भी फीड किया गया और आपको पता है बहुत झूठ को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको सच भी लगने लगता है। आपको कैसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट का एक मनसब है, एक वक़ार है, एक उनके स्पेशली जो जजमेंट्स हैं, देखें ना उन्होंने कहा पंजाब में इलेक्शंस हो नहीं किए गए, ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे और उस फैसलों पे अमल ना हो। इससे अवाम के अंदर एक इंतशार की लहर फैल सकती है ना, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ एंड यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ। तो एक फ्रिक्शन रही पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, आपको लगता है अब वो खत्म हो जाएगी? शुक्रिया जैस्मीन। देखें बुनियादी मसला ही इस मुल्क का ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया और मेरे ख्याल में आपने अपने इंट्रो के दौरान बड़ी वाज़ेह निशानदेही कर दी कि जिन मसाइल से हमें आज सामना है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आला अदलिया डिवाइड हो गई, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इस हद तक जो है वो सियासी बेचैनी मौजूद है, कितनी पोलराइजेशन मौजूद है कि शायद हम डायलॉग या बातचीत के मरले से भी दूर चले गए। इसी तरीके से एक अदम एतमाद है इदारों के ऊपर, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। ये सूरत हाल कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। आपकी यूथ कुछ भी सोचे, मेरा सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ ये है कि 76 बरसों में हम बिजली चोरी ना रोक सके, 76 बरसों में हम इनकम टैक्स के कवानीन को लागू ना कर सके, रेवेन्यू ना हम इकट्ठा कर सके, हम स्मगलिंग ना रोक सके, हम कस्टम चोरी ना रोक सके, हम गैस चोरी ना रोक सके, हम डॉलर जो है उसको पाकिस्तान से जिस तरीके से स्मगल करके रुपए की कीमत कम कर दी जाती है, हम इसको कभी नहीं रोक सके। उसका नतीजा क्या हमने भुगता? फिर हमने मुआशी गलत फैसले किए, आपस में लड़ाइयां लड़ के हमने एक दूसरे के मंसूबे बंद किए। अगर किसी ने निजकारी करने की कोशिश की तो दूसरी सियासी जमात ने उसके आगे खड़े होकर उसको रोकने की कोशिश की। उसका नतीजा ये है कि आज हर आदमी आपसे मुझसे सवाल करता है कि मेरा मुस्तकबिल कहाँ है, मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस कौन देगा। आप यकीन मानिए लोग सियासत से बहुत ऊपर की बात करना शुरू हो गए। हम इंतखाबात की बात करते हैं, आप हमेशा डेमोक्रेटिक सोच की हामिल रही हैं। हम सब जितने लोग बैठे हैं, अफनानुल्लाह बैठे हैं यहाँ पे, उनके वालिद साहब की बड़ी जिद्दोजहद है, लेकिन क्या इस जमहूरियत ने या इस आमरीतों ने पाकिस्तानी अवाम को क्या दिया? अमीर तर हो गया, इशराफिया असम्बलियों के अंदर पहुंच गए, सनतकार सरमायादार आपकी हुकूमतें चलाते हैं, बड़े बड़े खर्चे करने वाले करोड़ों रुपए खर्च करके
लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद असम्बलियों के अंदर पहुंचते हैं। इसकी बुनियाद पर आपके पूरे निजाम की इस वक्त जो है वो बुनियादें हिल चुकी हैं। फायज ईसा साहब से आपको भी तवक्कुआत हैं, मुझे भी तवक्कुआत हैं, लेकिन फायज ईसा साहब भी जो फैसले करेंगे इसी मुल्क के निजाम और आज के हालात के मुताबिक करेंगे। बेशक ठीक है, जो अदलिया की डिवाइड थी उसमें कुछ कमी वो ला सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक फुल कोर्ट तश्कील दे दी है प्रोसीजर बिल के हवाले से। यानी ये माजी में मुतालबा किया जाता रहा, जिसपे उमर ताब बंदियाल साहब ने अमल दरामद नहीं किया, और उमर ताब बंदियाल साहब भी निशाने पे रहे हैं PMLN के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी। PMLN के खिलाफ कोई फैसला आया तो वो भी मतून ठहरे, और अगर PTI के खिलाफ फैसला है, आप देखें उनके जाने के बाद कैंपेन चला दी गई कि काश 12 बजे रात अदालतें खोलने वाला कुछ और फैसले भी कर जाता। उसकी बुनियादी वजह ये है मतलब उनकी हर फैसले को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। मतलब उनके अगर PTI के हक में आया तो तालियां बजाई गई, रात को 12 बजे अदालतें खुली तो पहले उस पर गलाजत उछाली गई, फिर उसके बाद जब तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन को रिलीफ मिला तो फिर मिठाइयां बंटी। मतलब एक ऐसे मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये पाकिस्तान की ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के दो इदारे एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो दौड़े हैं वो उनके हाथ में नहीं और अपनी मर्जी से वो अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते रहे। ये हमें खत्म करना होगा पाकिस्तान के बेटर फ्यूचर के लिए। बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही आपने की है। हम हर शख्स अपनी मर्जी का फैसला चाहता है, अपनी मर्जी की अदालत चाहता है। आप देखें ना, जब नए आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी उस वक्त इमरान खान साहब चेयरमैन PTI ये तकारीर कर रहे थे कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। यानी फौज जैसे इदारे को और आर्मी चीफ जैसे मनसब को जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, आप मुझे बताइए दुनिया के किस मुल्क में होता है? किसी में भी नहीं, सिवाय पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो हम अपनी किसी मुल्क में नहीं होता सिवाय पाकिस्तान के। रोकड़ी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ और फिर बल्कि सेनेटर अफान, पहले आपसे अफनान आपसे बात कर लेती हूँ। ये बड़ी खबर है कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर, क्योंकि कुछ जब वो कल परसों नैब वाले केस के हवाले से जो फॉर्मर चीफ जस्टिस फैसला दे गए, तो उसके बाद एक स्पेकुलेशन जो है वो भी उठी और लोग ये भी कहना शुरू हो गए कि शायद हम नहीं देखते कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 को आएंगे। लेकिन ये बात तय है कि वो आएंगे, फैसला हो चुका है और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है उनका बड़ा इस्तकबाल भी होगा। तो क्या हम ये समझें कि उनका आना ये इंडिकेट करता है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर या यही इसके बाद मर्दमशुमारी के बाद हो जाएंगे, हल्का बंदियों के बाद? देखिए, इलेक्शन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो है आने वाले चंद महीनों में जो है वो हो जाएंगे और जो है वो आईन और कानून के मुताबिक जो है वो मामला उस लेके चला जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान लाहौर आएंगे और इंशाल्लाह उनका एक फ़कीदुल मिसाल जो है वो रिसेप्शन होगा और फिर एक हम जलसा भी करेंगे उसके बाद। तो हमारा प्लान जो है वो उमर अता बंदियाल की इतनी नहीं है कि वो हमारे प्लान तब्दील कर सके। उसने जो करना था कर दिया इस मुल्क के साथ। हम जो है वो इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तरक्की की राह के ऊपर दोबारा गामजनों और जो नसरुल्लाह साहब ने कहा कि जो है वो मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि मुल्क के हालात जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन हमारा जो है इसके अंदर हिस्सा नहीं है। हमने तो 2018 में एक अच्छा हंसता बसता पाकिस्तान जो है वो छोड़ा था, जिसके अंदर जो है महंगाई नहीं थी, रुपया जो है वो मजबूत था, GDP ग्रोथ रेट अच्छी थी, CPEC चल रहा था, पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन रही थी, डैम बन रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, रोज़गार था। तो हम तो वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। फिर जिन्होंने ये एक पेज का और हाइब्रिड निज़ाम का और ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया, वो जिम्मेदार हैं आज इस चीज़ के। ये साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ये जिम्मेदार है आज जो महंगाई है इसकी, आज जो तबाह बर्बादी है इस मुल्क के अंदर। इन्होंने सबने अपने इकॉनमियाँ ठीक कर ली और मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के और हमें जो है वो इस बात को पिन पॉइंट करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी मुल्क के हालात ख़राब है, सब जिम्मेदार नहीं है। हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? जो लोग लाए इमरान खान को वो जिम्मेदार है, जो आज तबाह बर्बादी इस मुल्क के अंदर आई। और हमने लोगों ने उस वक्त कहा था कि ये ना करें। इसमें मुल्क में खुर्रम रोकड़ी साहब, ये जो सेनेटर साहब फरमा रहे हैं, आप इससे एग्री करेंगे? देखिए, मैं एग्री कैसे करूं? बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा जो है
हम इस जो 2018 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त जो वोट पड़ रहा था वो इस वजह से पड़ रहा था कि वो लोग जो नाला थे पहले सिस्टम से वो लोग वोट डाल रहे थे और लोगों ने ये समझा था कि ये पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी तो ये आके पाकिस्तान को तरक्की देगी, नेपोटिज्म का खात्मा होगा, अहलियत को फरोग होगा, बहुत सारी चीजें ये नारे लेके हम लोग उस वक्त अपनी पार्टी के साथ आए। लेकिन नई उम्मीद, नई किरण एंड अ थर्ड बेटर ऑप्शन और वैक्यूम था। जैस्मीन अगर कोई कहे कि वैक्यूम नहीं था तो नहीं, वैक्यूम था। लेकिन 3.5 साल में जो कुछ बच गया था इस मुल्क का या कुछ जो खैर बच गई थी हमने उसकी भी तबाही देखी और आज हम मुल्क को दोबारा सरवाइव करता हुआ देख रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम तमाम लोग भी संजीदगी के साथ अपनी गलतियों को देखते हुए आगे बढ़ें और हम जब कहते हैं ना कि हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो हमें भी ये सोचना है कि हम साफ शफाफ चेहरे लेकर आए। नंबर 2, आइन की रिक्वायरमेंट है कि आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश किए बगैर सीधा पार्लियामान के इंतखाबात की तरफ जोर देते हैं जिसकी वजह से और ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। नसरुल्लाह मलिक जो बात कह रहे थे, सॉरी मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। नसरुल्लाह मलिक साहब की बात पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या होगा? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। खुरम रोकड़ी साहब, माजरत के साथ आपकी बात काटनी पड़ी, हेडलाइंस का टाइम था। प्लीज, आपने कहा आप नसरुल्लाह मलिक साहब की किसी बात पे कमेंट करना चाह रहे थे। मैं मलिक साहब की जो बात है कि 70 सालों में हमने मजमूई तौर पर दिया क्या है पाकिस्तान और जो गवर्नेंस है उसको ठीक किसने करना है। आप यानी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ये है कि हम एक डिप्टी कमिश्नर को जो चैलेंज कर दे उस हाजिर हुकूमत के एमपीए या एमएनए को और उसका ड्राइवर उसके कहने पे ड्राइवर या कुछ पटवारी की तबादला ना करे तो हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठते जब तक हम उस डीसी को वहां से तबादला ना करा दें। ये हमारा कल्चर है। पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ हम नहीं आए। पब्लिक जो है वो आजिज है। अगर कोई समझे ना कि हमारे से लोग खुश हैं, लोग हमारे तमाम से तंग आ चुके हैं, बिल्कुल तंग आ चुके हैं। हमारे साथ लोगों की मोहब्बत नहीं है, ना एतबार का रिश्ता कायम है, ना वफा का और ना विला का रिश्ता कायम है। तो चीजें ठीक नहीं है कि फलाना आएगा ठीक कर लेगा, ये हो जाएगा, जब तक हम खुद अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करते। और आखिरी चीज जैस्मीन, पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हैं कहां पे? पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं और शख्सियात मजबूत कोई इल्म, फकाहत, जहानत, अहलियत उस बुनियाद पे नहीं है मजबूत। वो मजबूत हैं कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। पैसा आया कहां से ये किसी ने नहीं पूछना। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमारा एक राइज कल्चर है पाकिस्तान का आ गया है कि जिसके पास पैसा होगा वही मकाम पाएगा और जो असल चेहरे होंगे पार्टी के या वो लोग जो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिजर्व करते होंगे उनको तो कोई दरवाजों के अंदर भी नहीं घुसने देता। तो इन तमाम चीजों को दूर किए बगैर और फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ जाए बगैर, यानी कि पार्टी के विद इन पार्टीज के रिफॉर्म। सर, मैं आपकी तरफ वापस गुफ्तगू को लेके आती हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक बात बताइएगा, ये सारी जो सारी सियासत का महवर है इस वक्त, वो ये क्यों है कि अगर मियां साहब आएंगे तो इलेक्शंस होंगे, अगर वो नहीं आते तो समझो इलेक्शंस डिले? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और इलेक्शन में जीत कर चौथी बार वजीर आज़म बनने के मुतमन्नी हैं। ठीक है। अब सोच क्या है? अब सोच यह है कि मियां साहब ये समझते हैं कि जो 2018 में उनके साथ किया गया, जिस तरीके से उनके पार्टी के साथ सलूक किया गया, वही हाल अब पीटीआई के साथ है और ऐसा ही होना चाहिए ताकि वो इलेक्शन जीत सकें। ठीक है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जाती थी वो यही थी कि 2017 में जिस तरीके से मुझे निकाला गया या जिस तरीके से मुझे जेल में डाला गया, अगर आज उनके मुखालिफ जो है वो जेल के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर वो इंतखाबी मार्का जीत सकते हैं। ठीक। मेरा सवाल यहाँ पे दूसरा भी है। मैं कहता हूँ अफनानुल्लाह साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कुछ मुस्लिम लीग नून ने बेहतर काम किए होंगे,
कुछ पीपल्स पार्टी दावेदार है कि हमने 18वीं तरमीम की, हमने जीबी को दर्जा दिया, हमने कुछ और काम किए। सवाल बुनियादी ये है कि जिस साकिब निसार साहब का गिला आज आप और मैं हम सब करने बैठे हुए हैं, साकिब निसार साहब की इंडक्शन किसने की थी? जब ये जजेस आप अपने अपने चैम्बर्स के अपनी मर्जी के लगाते हैं तब आपको एहसास नहीं होता कि ये किसी वक्त जो मेरिट के खिलाफ लोग आ रहे हैं ये मेरिट के खिलाफ काम करेंगे। यानी हमने आज तक पाकिस्तान में जुडिशियल सर्विस नहीं बनने दी ताकि जजेस की तकर्री का कोई मेरिट बन सके। आपको भी इल्म है जैस्मीन, आपसे बेहतर कौन जानता है, मुख्तलिफ चैम्बर्स के जजेस होते हैं, ये फलां चैम्बर का जज लगेगा, ये फलां चैम्बर का जज लगेगा, ये फलां पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट से जज आएंगे। जब आपने पूरा जुडिशियल सिस्टम ही तबाह बर्बाद कर दिया है, फिर गिला किस बात का, फिर रोते किस बात पर है? फिर ये बात ये कहना है जी कि फलां जज ने हमारे साथ ज्यादती कर दी। इसलिए जब तक आप जो मुखर्रम रोकड़ी साहब बात कर रहे हैं, आप डिप्टी कमिश्नर का तबादला नहीं कर सकते, आपकी 4 MPs इकट्ठे होकर आ जाते हैं, आप किसी पटवारी का तबादला नहीं कर सकते। और इस मुल्क के अंदर ठीक है मोटरवे से लोगों की बेहतरी आई होगी, लोगों को सहूलतें मिली होंगी, लोगों को इंसाफ चाहिए हजूर, जो थानों में बिकता है। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा माना हम करप्शन खत्म नहीं कर सके, थानों की करप्शन हम रिफॉर्म्स नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने कहा मैं पुलिस रिफॉर्म्स करूंगा, धले की 1% की जो है वो रिफॉर्म्स ना हो सकी। यानी आप आम आदमी को पुलिस के सामने जलील रुस्वा कर रहे हैं, वो अदालतों में जाके धक्के खा रहा है, वो बिजली के बिल लेके जाके वापडा के पास खड़ा होता है। आपके इल्म में एक बात है कि सिर्फ बन्नू के ग्रिड स्टेशन पे 5 अरब की चोरी कौमी असम्बली में रिपोर्ट की गई है। उस कौमी असम्बली की कैमा कमेटी ने क्या किया? क्या उसने पूरे ग्रिड के तमाम अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की? और जो सेक्रेटरी एनर्जी ने इस पीडीएम की जाने वाली हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, उसमें कहा गया 520 अरब रुपए की चोरी होती है। हजूर पीडीएम की हुकूमत ने क्या किया? या तो ये इस कौम को बताते कि हमने उनको लटका दिया, यानी रिश्वत, सिफारिश और अकरबा परवरी जहां इस कौम में सरायत कर चुकी है, ये हुक्मरानों का काम था रोकना। और हुक्मरान अगर ना माने तो ये उनकी ज्यादती होगी कि वो नाकाम रहे। अच्छा एक और भी मैं आपसे बात यहाँ पूछना चाहती हूँ, ये जो पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है और एक उन्होंने अपनी सीसी के इजलास में भी बड़ी उन पे बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा, आसिफ अली जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा, टास्क दिया कि जी आप मुतलका जो हुक्काम है या जो जहां बात करनी चाहिए आपको पता है वहां करें कि जी हमें वो स्पेस नहीं दी जा रही है जो देनी चाहिए। यानी कि ये आई थिंक ये डिसाइडेड है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मुझे नहीं पता अब क्या होगी, लेकिन ये कि अगर आप कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस आते हैं और पंजाब से जीतते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वजीर आजम वही हैं। देखिए पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनी थी ये हमारे पास आनी चाहिए थी। अच्छा। ताकि पंजाब के अंदर हम अपना शेयर लेते इन इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर, और बलूचिस्तान से लोग जो है वो हमारे पास आ जाते। देखिए ये इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत है जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं। फिर दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के मसाइल रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी माने या ना माने, पीपल्स पार्टी बेहतर गवर्नेंस करती, पीपल्स पार्टी अपने ऊपर जो दाग लगे हुए उनको धोने की कोशिश करती। अब पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त आ जाएंगे, कह देंगे हमने हेल्थ सिस्टम बेहतर किया, हमने फला चीज बेहतर की, लेकिन जो कौम तकाजा करती है कि उन्हें दफ्तर में जाके बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी पैसे के गरीब आदमी के दुखों का अजाला होना चाहिए, नहीं होता, उससे आपकी गवर्नेंस के ऊपर असरात पड़ते हैं। अब पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ उनको शायद कोई एज मिल रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसलिए वो गिले शिकवे करती नजर आती है कि ये अगर एज मिल रहा है तो ये हमें मिलना चाहिए, अगली बारी हमारी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ सब 16 माह हुकूमत कर गए, वजारत उज़्मा वो अपनी एक वो जो ले गए, अब हमारी बारी है। मतलब कैसे हो सकता है बारियां कैसे हो सकती हैं? बारी तो फिर मतलब इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट इंडक्शन कर देते हैं। बारी कैसे हो सकती है भाई? जब वोट पड़ेगा तो वोट डिसाइड करेगा ना कि कौन जीत रहा है और कौन जाके हुकूमत बना रहा है। सेनेटर साहब ये नसरुल्लाह मलिक साहब जो कह रहे हैं ये गिले तो सामने आए हैं। कल हनीफ अब्बासी साहब ने भी बड़ी सख्त बातें की और फिर डार साहब ने उसको थोड़ा पानी डाला। सीनियर ज़्यादा सियासतदान है, वो उस पर उन्होंने कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बेटा कह दिया। तो ये क्या वजह है कि वो गिले कर रहे हैं कि जी एक पार्टी है, उनको ये भी पता है कि आपकी तरफ कि इलेक्शन कब है, वो कह रहे हैं कि उनको ही पता है कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होने हैं, क्या होना है। तो मतलब वो ये कह रही है कि उनको मतलब है, और वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, मतलब हमें कोई खबर नहीं दे रहा।
देखिए बात ये है कि पता तो हमें भी नहीं है, पता तो शायद सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ही होगा कि कौन सी डेट है इलेक्शन की। ठीक। और ये बात अज्यूम कर लेना कि हमें मालूम है, मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। और ये ख्वाहिश जो है ये रखना कि जी वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, ये उनका हक बनता है। अगर वो समझते हैं कि उनका वज़ीर आज़म होना चाहिए तो ज़ाहिर है फिर उनको जो है वो पाकिस्तानी अवाम से वोट लेके आना पड़ेगा और जो है ज़्यादा सीटें जीतनी पड़ेंगी। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी ज़ाहिर है उसी का ही हक बनता है कि वो गवर्नमेंट बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो वो कर रहे हैं उससे लग ये रहा है कि जैसे वो इस बात के ख्वाहिशमंद है कि जो सहूलतकारी पीटीआई को दी गई 2018 में शायद वो सहूलतकारी जो है वो उनको दस्तयाब हो। मगर 2018 के जो आरटीएस के बिठा के जो इलेक्शन कराया गया था और जो प्री पोल रिगिंग और ऑन द डे ऑफ द पोल रिगिंग एंड पोस्ट पोल रिगिंग हुई थी, उसकी वजह से तो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो ये जो है ये जो तमाशा लगा रहा है पिछले 5 साल ये ना लगता। नहीं सेनेटर साहब, कुछ ऐसा सॉरी कथा कलामी माफ, कुछ पीपल्स पार्टी से जो हमें गिले शिकवों का कुछ थोड़ा सेंस बना है, हमें अंदर से कुछ थोड़ी बहुत जो खबर मिली है सीनियर रहनुमाओं से बात करके, शायद कोई अंडरस्टैंडिंग पीडीएम की गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ के साथ थी जब उन्हें सपोर्ट किया गया था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस दी जाएगी और ये स्पेस आप लोग देंगे कुछ हलकों में सदन पंजाब में। इस हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग थी ताकि अगर उनको ये स्पेस मिलती है पंजाब से सिंध के अलावा तो फिर जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए आप मुझे एक बात बताएं कि अगर 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ये बात दुरुस्त है तो आप मुझे बताएं, हम एक सियासी जमात हैं, हम यहाँ पे लाहौर में इनको एक सीट दे देते हैं, ये हमें सखर में एक सीट दे दे, इसी तरह ही होगा ना। अगर फर्ज करें ख्वाहिश है कि हम अपना कैंडिडेट बिठा देते हैं इनके हक में, मिसाल ये जो आपकी बात से लग रहा है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप हम सखर में कैंपेन नहीं कर सकते, आप पूरे पाकिस्तान में कैंपेन करते हैं। नहीं वो तो ये कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो आज ये गिला किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मैंने साउंड बाइट चलाया है, उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी वजीर आजम रहे तो उन्होंने तो एक रात भी कराची में गुजारना गवारा नहीं समझा और डिसोन किया सिंध को हमेशा से जब भी वो प्राइम मिनिस्टर रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने 6 महीने अपनी ज़िंदगी के कराची में गुजारे हैं और मैं खुद बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को कराची में रिसीव कर चुका हूं और वो कई दिन कराची में रहे भी हैं। ये बात जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट है जो उन्होंने की है। ठीक। जहाँ तक बात हुई नसरुल्लाह साहब ने बात की, मैं उसके कुछ जवाब देना चाहूँगा कि इंडक्शन ऑफ जजेस से रिलेटेड जो है वो कानून हमने क्यों नहीं बनाया या सिस्टम क्यों नहीं बनाया। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया था, एक उन्होंने की थी कि जी पूरी जुडिशरी को जो है वो उसका निज़ाम बेहतर बनाया जाए। वो 18वीं तरमीम के अंदर हमने वो चीज़ें शिकें शामिल करके जो है वो निज़ाम को, पहले तो जज जो है वो सिर्फ एक एग्जेक्टिव के थ्रू लग जाता था, एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू, अब तो पूरा का पूरा एक पार्लिमानी बॉडी है, फिर बार काउंसिल्स हैं, उन सब की कहते हैं इनपुट आती है तो उसके बाद जजेस लगते हैं। तो ये बात कह देना कि जी हमने कुछ किया ही नहीं था, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। फिर ये बात कहना कि जी क्योंकि कोर्ट कचहरी के अंदर करप्शन है तो वो उसकी जिम्मेदारी तमाम तर जो है वो हुक्मरानों पे जाती है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। आप हमारे माशरे के अंदर मॉरल डिक्लाइन है बिल्कुल है, जिसकी वजह से आप करप्शन देखते हैं। ये मॉरल डिक्लाइन जो है इसका ताल्लुक ये जो किसी हद तक आप कह सकते हैं हुक्मरानों से होगा, लेकिन सारा कसूर हुक्मरानों का नहीं है। ये तो अगर हर बंदा जो है वो चोरी करने पे लगा हुआ है तो क्या 25 करोड़ लोगों पे 25 करोड़ पुलिस वाले बिठाएंगे, हम क्या करेंगे हम? तो ये बात ये सारा मुद्दा डालना जो है ये मेरा ख्याल है ये सेनेटर साहब मैं आपसे एग्री कर, मैं काफी मेरी गुजारिश जी आई डू एग्री विद यू। जी मैं एक रोकड़ी साहब की बात की भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए सियासी निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है, उसमें बड़े मसाइल हैं। जो है ये बात दुरुस्त है कि जी ये पटवारी और ये और बहुत सारे लोग जो है अगर आप हटाने की कोशिश करें तो जाहिर है पुलिस वाले या उस हल्के के जाहिर है उसके अंदर फिर वो पॉलिटिकल जो भी मामला होते हैं वो लोग करते हैं इसको इन्फ्लुएंसेस में। ये बात ठीक कह रहे, मगर क्या ये बात इंडिया में नहीं है? क्या ये बात और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नहीं? इससे ज़्यादा बुरा हाल है, मगर आज वो हमसे आगे निकल गए हैं। क्या ये बांग्लादेश में नहीं है? तो ये सोचने की बात है ना। हम अगर प्रॉब्लम की तशखीस गलत करेंगे हम कभी भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते मसले का।
मसले का सलूशन ये है कि आप निजाम चलने ही नहीं दिया जाता। हाँ, नहीं चलने दिया था। उसके खिलाफ पहिया चलता है, फिर वो रुक जाता है। पहिया थोड़ा सा चलेगा तो चलेगा। ये ठीक कह रहे हैं आप। निजाम जो है वो खुद उसके अंदर जो है ना वो एक्चुअली चलने ही नहीं दिया जाता ना। हर साल, हर 2 साल में तो एक नया प्रोजेक्ट, एक नया एक्सपेरिमेंट आ जाता है। रोकड़ी साहब, मैं आपकी तरफ ये गुफ्तगू लाना चाहती हूँ। जो नसरुल्लाह मलिक साहब जो कह रहे थे, वाकई क्या पीपल्स पार्टी को ये उम्मीदें थी कि ये जो लोग अब तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, ये वो ब्लॉक जो है या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से बाद कहीं पीपल्स पार्टी से जाके मिलेगा? ऐसा है कोई प्लान? मेरे ख्याल में उनके जहन में ये चीज थी। अच्छा। और बिलावल भुट्टो की जो पीछे और खोसा साहब की जो 1-2 स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें भी ये एक इस तरफ एक इशारा जाता है। ये मेरा ख्याल है, गुमान है कि ये सोच रहे थे कि जो साउथ है उसमें ये सीट्स ले लेंगे और जो वैक्यूम आएगा पीटीआई का जो वोट है वो उनको पड़ेगा, जबकि ये खाम ख्याली है। जो वोट पीटीआई का है वो उनको नहीं पड़ेगा और ना इस तरह वोट पड़ता है। यहां तक तो गुमान पे मैं बात रोक लेता हूं। असूल क्या है? असूल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर अवाम के पास जाती हैं और पब्लिक को साथ मिलाकर अपनी अवामी बेदारी के साथ उस मूवमेंट को खड़ा करके एक पॉजिटिव तरीके के साथ अपनी पार्टी को लेके आगे चलते हैं। ये जी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे, यहाँ पे हमें स्पेस नहीं दिया जा रहा। स्पेस क्या मतलब, कैसे नहीं दिया जा रहा? किसने मना किया है पार्टीज को कि वो अच्छा इनटेक अपनी पार्टीज में करें? किसी ने मना किया? किसने मना किया पार्टीज को कि वो अच्छे लोगों को साथ मिलाएं और उन लोगों को मिला के आगे पॉजिटिव तरीके के साथ बढ़े? किसी ने मना नहीं किया। किसने मना किया पार्टीज को कि अपने दौर के अंदर वो इदारों को मजबूत ना करें? तो ये जो डिपेंडेबिलिटी है इसका खात्मा भी जरूरी है। और इल्जामात ये एक दूसरे पे जो लगा रहे हैं, मैं इस रविश को मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये रविश दुरुस्त नहीं है। जी नसरुल्लाह मलिक साहब, ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब आज शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के बाद ये कंफर्म है कि वो 21 को आ जाते हैं, और जैसे अफनान भी कह रहे हैं कि उनके लिए एक जलसा भी होगा, जो भी होगा, तो जो कैंपेन है जाहिर सी बात है इलेक्शन का एक स्पार्क कैंपेन उसी के बाद शुरू होगा। लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो उसको फेस करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि वो आकर जलसा करेंगे और मीनार पाकिस्तान पर जाएंगे। मियां नवाज शरीफ में बेशुमार खूबियां हैं जिसका हम तज़किरा भी करते हैं, लेकिन हम अगर कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं तो मियां नवाज शरीफ एक केस के हवाले से उन्हें अपनी बेल करवानी है और सरेंडर करना है। यानी अगर सरेंडर किए बगैर ये कहा जाए कि उनके मुकदमात खत्म हो गए हैं, ये कानूनी तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। उन्हें जाके अदालतों से रजू करना है, अपने केस में से उन्हें बरियो जिम्मा होना है। फिर दूसरी बात, मैं हल्का सा तबसरा कर दूं अफनान भाई की बात पे। भाई मैं कतई नहीं ये कह रहा कि सोसाइटी का कसूर नहीं है। मैं कहता हूं मोहम्मद खान जुनेजो अगर 1000 सीसी गाड़ियां दे सकते थे तो आपको डबल कैबन और लैंड क्रूजर देने की अफसरान को जरूरत क्या है? ये कौन सा मुल्क है जहां 17वें ग्रेड का असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो आपको 2700 गाड़ी में या 4000 सीसी गाड़ी में घूमता है? ये कौन सा मुल्क है जहां आप अफसरान को इतना ओबलाइज करते हैं? क्यों ओबलाइज करते हैं? और फिर क्या आपको पूरे मुल्क के अंदर से कुछ 200-400 अफराद नेक ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिलते जिनको आप तैनाती करके अवाम के मसाइल का अजाला करें? आप फराह गोगी बीवी का जिक्र करते हैं, आप कहते हैं पंजाब में ट्रांसपोर्टिंग उस्मान बुजदार करता रहा, सारा निजाम खराब करता रहा। ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात रही जो आपने बात की मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, मुझे अब भी शक है, हालांकि सारे ऐलानात हो चुके हैं, पूरी पार्टी मुतहरक है, जलसे जुलूस कर रही है, उनके इस्तिकबाल की तैयारियां कर रही है। जब तक इलेक्शन के हवाले से 100% यकीन मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं हो जाता कि इलेक्शन जनवरी या फरवरी में होंगे, मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। ये अगला महीना बड़ा अहम है जिसमें बड़े अहम फैसले होंगे। फिर कुछ चीजें अगर बदल जाती हैं तो ये आप देखिएगा ये तारीख आगे भी जा सकती है। और मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो फिर उनको इन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है
कि वो फौरी तौर पे कहें जी उनके मुकदमात आज से खत्म हो गए। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक बात बताइएगा, वक्त तो बिल्कुल कम है आपके पास, 30 सेकंड्स अगर आप बता दें और फिर मैं सेनेटर अफनान से भी बात कर लेती हूँ। क्या अहम फैसले होने वाले हैं? मतलब है क्या आपको शक है? पीपल्स पार्टी भी कह रही है और भी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि मुश्किल इलेक्शन 2023 में होते नजर नहीं आ रहे। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्की इकानमी की, फिर जब कल ये प्रोसीजर बिल जो इस पे फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, फिर उसके बाद जो खास तौर पे जो जाते जाते नैब का केस, जो नैब की तरामीम को रिवर्स कर गए हैं उमर ताब बंदियाल, उनकी मौजूदगी में ये केसेस सारे बहाल हो चुके हैं। इनका कोई रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई हम इस फैसले को नहीं मानते। जो कहा जा रहा है हम इस फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। ये सारे केसेस आज एक हफ्ता दे के गई है सुप्रीम कोर्ट, अब इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे वापस करेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ठीक ठीक, सेनेटर अफनान 30 सेकंड्स में अगर आप भी इस पे कमेंट कर दें। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के आइन और कानून को फॉलो करने की खाली जिम्मेदारी क्या हमारी ही रह गई है? क्या किसी और की नहीं है? क्या जज बशीर का ये फैसला नहीं था कि मुझसे ये फैसला लिया गया, और जब वो फैसला लिया गया तो वो आइन और कानून के तहत लिया गया था कि उसकी आर्म ट्विस्ट करके जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो बात की वो क्या पूरे पाकिस्तान ने नहीं सुनी? तो ये नहीं हो सकता कि आप फैसले ले लें, और तो ये तो फिर वो 63A वाला मामला हो गया ना कि आप जो है वो कहें जो मेरा जी चाहेगा मैं लिख दूं आइन के अंदर और आप फॉलो करें। ऐसे नहीं हो सकता नहीं, लेकिन एक फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये भी तो नहीं हो सकता सेनेटर अफनान कि आप ये कहें कि जी हम तो नहीं मानते, जिन पे नैब के केसेस है वो वापस उसी तरह चले गए ना। हम पूरी कानूनी तौर पे पर आप, अच्छा रोकड़ी साहब आप भी 30 सेकंड्स है, आप भी बस लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। जस्मीन, मेरा कमेंट ये है कि हमारा इशू इकोनॉमी है, हमारा इशू लॉ एंड ऑर्डर है, और हमारा इशू अपनी पब्लिक और पाकिस्तान को इज्जत देना है। सर, इलेक्शन देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ये बताएं, इलेक्शन देख रहे हैं या नहीं? मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं इलेक्शन आप ना कराएं, मामलात को स्टेबल करें, अब एक इकोनॉमी को बेहतर तरीके से करें और एक एहतसाब करें इम्पार्शियल, और उसमें कोई ये ना हो कि किसी की साइड ली जा रही है या किसी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुर्रम रोकड़ी साहब, अफनान एंड उसके साथ नसरुल्लाह मलिक साहब, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।